वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। और अब हम आ चुके हैं अपने पार्ट 4 पे। मैंने उसको इसीलिए चेंज नहीं किया था ताकि आपको याद रहे कि हम थर्ड के बाद अब फोर्थ पे आए। चलिए, तो हमने बात किया था कि बहुत सारी चीजें हुई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, 1991 पॉलिसी के नाम से जाना गया। लेकिन ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है। ये बता दें, एलपीजी का मतलब वो सिलेंडर वाला गैस नहीं, गैस वाली सिलेंडर नहीं जो आपके घर में होती है। ये एलपीजी है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक रहेगा वो लिबरलाइजेशन पे ही रहेगा। तो लिबरलाइजेशन होता क्या है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इट मींस रिमूविंग दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच क्रिएट्स हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही नाम दिया गया इसको। लिबरलाइजेशन में बोला गया कि उन सारी रुकावटों को दूर कर दो जो इकोनॉमिक ग्रोथ के सामने आती हैं। अब रुकावटें क्या थी? कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए थे पास्ट में। उसके बाद इन सिंपल वर्ड्स ये तो हो गई बताने के लिए एक बात, लेकिन रियलिटी क्या थी? इन अदर वर्ड्स, इट इज लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर फंक्शनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। असली बात तो पीछे थी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और थे, खाने के कुछ और थे। तो यहां बताया गया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो हिंड्रेंस है उसको दूर करना है। तो भाई साहब, आपको करना क्या था कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी उसको दूर करना चाहिए था। इन्होंने किया गया, सारे रूल एंड रेगुलेशन को किनारे करवा दिया। अब हुआ कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे छूटता चला गया। किसके ऊपर से? प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के ऊपर से। उसका ऑब्जेक्टिव क्या बताया गया? बोले लिबरलाइजेशन ऐसे ही नहीं कर रहे सर, इट हैज अ स्ट्रांग ऑब्जेक्टिव, इट्स हैज अ स्ट्रांग रूल, रीजनिंग बिहाइंड दिस। बोले वो क्या? बोले सर, फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिक्रीज डेब्ट बर्डन ऑफ द कंट्री। वेरी ट्रू पॉइंट। उन्होंने कहा सबसे पहला काम क्या करना है, कंट्री के ऊपर जो उधारी का बोझ है ना उसको हल्का करना है। और ये अकेले आप कर नहीं पाओगे, तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को मिलकर करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही। इस लिबरलाइजेशन से एक चीज तो सामने आई कि जो रैपिडनेस थी इकोनॉमी की, जो रेस थी, जो पेस था, वो रुका हुआ था कहीं ना कहीं। जैसे ही वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आया तो इकोनॉमी एक रफ्तार में आगे बढ़ने लगी। हालांकि हम डेट आज तक चुका नहीं पाए हैं, आप गूगल कर सकते हैं। टू एक्सपेंड साइज ऑफ मार्केट, डेफिनेटली वी एक्सपेंडेड आवर साइज ऑफ मार्केट। इसमें हुआ क्या? हम जो प्रोडक्ट बना रहे थे, जो हमारी मार्केट सीमित थी, लिमिटेड थी, उसको हमने और वास्ट किया। चॉइस ऑफ, कह सकते हैं ऑप्शन ऑफ चॉइस जो था वो बढ़ गया। किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए। ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ हम लोगों को। टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। एक बहुत अच्छी सी बात है कि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो अच्छी चीजें सामने आएंगी नहीं। पब्लिक सेक्टर के सामने अब एक कॉम्पिटिटर खड़ा था, प्राइवेट सेक्टर। इनके बीच में हुआ कंपटीशन और हर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो वर्किंग इंडस्ट्रीज थी उनके सामने भी एक दूसरे के सामने कोई ना कोई राइवलर खड़ा था। तो जब आप अपना कॉम्पिटिटर सामने देखते हैं, कोई दूसरा पार्टिसिपेंट देखते हैं या कोई कैंडिडेट देखते हैं, तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ जाती है। इवन आप जब क्लास में पढ़ते हैं और कोई आपसे 1-2 नंबर ज्यादा ले आता है तो भी कॉम्पिटिटिवनेस जाग जाता है अंदर से कि हमें कुछ और बेहतर करना है और आगे बढ़ना है। तो ये एक फायदा हुआ इंडियन इकोनॉमी को। टू इनकरेज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तक क्या था कि कुछ रोक लगी हुई थी कि इन देशों से बिजनेस नहीं करना है, उस डायरेक्शन में बिजनेस नहीं होना चाहिए, इन गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस नहीं होगा, वो सारी चीजें हटाई गई थी। तो अब क्या था, हम कैपिटल गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे थे। तो ये ऑब्जेक्टिव बताए गए थे किसके? लिबरलाइजेशन के। तो भैया ऑब्जेक्टिव की बात हो गई, लिबरलाइजेशन की बात हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इसको लागू करने के लिए कुछ चीजों को रिफॉर्म करना जरूरी था। तो लिबरलाइजेशन के अंतर्गत जितने जितने रिफॉर्म किए गए चीजों को, उनको यहां पर देखिए। मैं इसी टॉपिक की बात कर रहा हूं। तो पहली चीज क्या थी उसमें? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। पहला काम किया गया, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, उनकी पॉलिसी को रिफॉर्म किया गया। दूसरा हुआ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। जो फाइनेंस सेक्टर था उसकी भी पॉलिसी को फेरबदल किया गया, धुला गया, साफ किया गया और फिर शोकेस किया गया। टैक्सेशन रिफॉर्म, actually somehow it is a part of financial sector, but I separated it because you need to understand what was the financial sector reform separately and what was the taxational reforms separately. तो टैक्स में भी कुछ रिफॉर्म्स किए गए, टैक्स रेट को लेकर कुछ उतार चढ़ाव हुए, वो भी हम पढ़ेंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जैसा कि अभी हमने बात किया था कि ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो किए गए थे, तो आइए इनको जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या थे वो रिफॉर्म, और इंडिविजुअली इसको हमने ए बी सी डी में सेग्रीगेट किया है, डिवाइड किया है। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। चलिए, तो जो रिफॉर्म्स किए गए थे वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए गए। तो पहला रिफॉर्म था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म का जो रीजन था वो था रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सबसे पहले क्या करना है, जो लाइसेंसिंग है उसको रिड्यूस कर देना है। अब हर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहा गया इसमें। दूसरा था डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं उनका रोल धीरे धीरे खत्म किया जाए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 26 और 28 सेक्टर्स में से पब्लिक सेक्टर के पास, या कह सकते हैं कि 26 इंडस्ट्रीज में से मात्र 3 इंडस्ट्रीज आज के टाइम में पब्लिक सेक्टर के पास है, बाकी रिमेनिंग में प्राइवेट सेक्टर आ चुका है। दूसरा पार्ट था डी रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई। एसएसआई स्टैंड्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पिछले वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बताया था कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया था, ये प्रोडक्ट सिर्फ एसएसआई प्रोड्यूस करेंगी, उसका डी रिजर्वेशन किया गया। अगला है मेनी इंडस्ट्रीज हैज बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस। गवर्नमेंट ने लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनसे प्राइसिंग का अधिकार छीन लिया था, या ये कहिए कि उनको प्राइसिंग का अधिकार नहीं दिया था, जिसमें जनता का वेलविश या कह सकते हैं वेलफेयर छिपा हुआ था। अब उन इंडस्ट्रीज के पास पूरा पूरा हक था, पूरा पूरा राइट था कि वो अपना प्राइस डिटरमाइन कर सके। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या हुआ, इन्होंने आरबीआई के साथ फैसिलिटेटर की जिम्मेदारी दे दी, रेगुलेटर की हटा दी। अभी आप मैक्रोइकोनॉमिक्स पर पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग, तो उसमें फंक्शन ऑफ आरबीआई यानी कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पढ़ना है आपको। तो उसमें आप देखेंगे कि आरबीआई के क्या क्या फंक्शन थे। तो रेगुलेटरी फंक्शन था, लेकिन 1991 की जो पॉलिसी आई उसने कहा रेगुलेटर नहीं रहेगा, अब ये फैसिलिटेटर है। पहले जो सारे डिसीजन आप लेते थे बैंक के लिए कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रेपो रेट क्या होगा, रिजर्व रेपो रेट क्या होगा, आप एसएलआर कितना रखेंगे, सीआरआर कितना रखेंगे, ये सब अब आपकी जिम्मेदारी नहीं रही। अब ये काम कौन देखेगा, बैंक इटसेल्फ। बैंक विल टेक डिसीजन इटसेल्फ दैट व्हाट शुड बी, व्हाट वुड टू बी, क्या होना चाहिए, ये अब बैंक डिसाइड करेगा। आप सिर्फ गाइडलाइंस इशू करेंगे, आप रेगुलेट नहीं करेंगे। ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, इसके बाद क्या हुआ, अच्छा प्राइवेट बैंक में बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राइवेट में यहां बात हुई थी क्या कहते हैं फॉरेन बैंक्स की भी प्लस इंडियन की। अभी तक क्या था, हमारे देश में सिर्फ इंडियन बैंक्स काम कर रहे थे, लेकिन अब इस रिफॉर्म के बाद क्या हुआ, इस रिफॉर्म के बाद फॉरेन वाले भी अपनी बैंक ब्रांचेस हमारे यहाँ पर खोलने लगे। और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के तहत उनको ये अधिकार भी मिल चुका था कि आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंडिया से ही यूटिलाइज कर लीजिए, बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। दूसरा जो तीसरा पॉइंट था वो इंक्रीज इन लिमिट ऑफ एफआईआई। एफआईआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसकी लिमिट कर दी गई थी 51%। अभी तक ये 50 से नीचे था, लेकिन इस रिफॉर्म के चलते इन्होंने एफआईआई की लिमिट जो थी वो 51% कर दी। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां अभी एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, इजी एक्सपेंशन प्रोसेस फॉर प्राइवेट बैंक। पहले आपको एक नई ब्रांच खोलने से पहले आरबीआई की परमिशन चाहिए होती थी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था, सब आजाद परिंदे थे, जो जैसा चाह रहा था वैसा काम करने लगा था। तो ये था आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पॉइंट बी में। चलिए सी की तरफ बढ़ते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ टैक्स स्लैब बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि टैक्स इवेजन हो रहा है, टैक्स की चोरी हो रही है। क्यों? क्योंकि हायर रेट ऑफ टैक्स इंपोजिशन था। जब टैक्स रेट रिवाइज किया गया, स्लैब को रिवाइज किया गया, और देखिए यहां पर डिक्रीज लिखा हुआ है, यानी कि जो टैक्स स्लैब था वो क्या किया, डिक्रीज किया गया। तो लोगों के अंदर एक बात ये आई मन में कि थोड़ा सा ही तो टैक्स देना है, चलो दे लेते हैं।
जहां एक बड़ा पोर्शन टैक्स से बचने की कोशिश कर रहा था, वहां रिवीजन के बाद ऐसा हुआ कि वही समुदाय, वही ग्रुप ऑफ पीपल अब टैक्स देने के लिए तैयार थे। 100% ने तो नहीं दिया, क्योंकि टैक्स रिवीजन तो आज भी चल रहा है। मैं कहता हूं मान लो 10 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर रही थी, लेकिन 40% का मन बदल गया, यानी कि 4 करोड़ अब टैक्स देने के लिए तैयार हो गए। 4 करोड़ लोग अगर 100 रुपए भी, चलिए 100 तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, 1 रुपए भी अगर टैक्स भरते हैं तो 4 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में इंडिया को मिलने लगे। जहां 1 रुपए नहीं मिल रहा था, वहां अब 4 रुपए मिलने लगा था। ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ था इंडिया को। उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारी कमियां थी, कई बार मल्टीपल टैक्सेस लग जाते थे, उनको रिफॉर्म करके, रीस्ट्रक्चर करके एक कह सकते हैं कि एक वे प्रोवाइड किया गया, एक रास्ता दिया गया कि इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स को पे किया जाएगा, इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स को इंपोज किया जाएगा। पहले इंपोजिशन का भी कोई खास एक प्रावधान या कह सकते हैं प्रोसेस क्लियर नहीं था। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ पेमेंट। टैक्स पेमेंट का जो प्रोसेस था, जिसको आप इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं, IRT, क्लियर, सॉरी ITR, माय मिस्टेक। सिंप्लीफिकेशन में बात करें तो इन्होंने पेमेंट मोड को सिंप्लीफाई किया। पहले बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी कि कहां से टैक्स पे करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती थी, उसको सिंप्लीफाई किया, पैन कार्ड से जोड़कर डायरेक्ट पेमेंट प्रोसेस को लॉन्च किया और लाया देश के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था अंडर 1991 पॉलिसी। अब आते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। सबसे पहला काम क्या किया गया? रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट वर रिमूव्ड। इंपोर्ट पर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे हटा दिए गए। अब सीधा मुकाबला था हमारा विदेशियों के साथ, यानी कि इंडिजिनस प्रोडक्ट वर्सेस आउटसाइडर्स प्रोडक्ट। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स। जब इंपोर्ट ड्यूटी आप हटा रहे हैं, इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है टैरिफ रेट्स में बहुत फेरबदल की गई, जो इंडिया के हक में काफी हद तक नहीं था। रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर। पहले क्या होता था बच्चों, आपने 11 में पढ़ा होगा, एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। अभी इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट लाइसेंस प्रोसीजर को हटा दिया। अब ऐसा कुछ नहीं करना था, आपको बस एक बार नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना था और आपको लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं थी। यू कैन बी एन इंपोर्टर। क्लियर? एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस। ये एक बहुत अच्छा काम किया गया था कि आप अपने सामान को विदेश में भेज सकते थे। तो क्या किया गया, ड्यूटी को रिमूव किया गया ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम इंक्रीज कर सके। तो बच्चों ये सारी जो चीजें थी ABCD पॉइंट्स में, ये थी आपके रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का जो एक पैनल वीडियो है वो यहाँ पर खत्म होता है। अगर कोई पॉइंट आपको कहीं से भी मिलता है, आपके NCERT में मिलता है, किसी भी रिफ्रेशर बुक में मिलता है जो यहाँ पर नहीं हुआ, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ पॉसिबल है कि नहीं कवर हुआ होगा, फिर भी अगर आपको इनकेस कहीं मिलता है तो लेट मी नो थ्रू द हेल्प ऑफ कमेंट एंड आई विल प्रोवाइड यू द सप्लीमेंट्री वीडियो फॉर दैट, या फिर लाइव स्ट्रीम में मैं उसको कवर अप करने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।